नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 26 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू तो पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन 3 आर्टिकल्स हम दूसरे न्यूज़पेपर से डिस्कस करेंगे, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट और ईटी। अच्छे आर्टिकल्स हैं। कौन से 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे? सबसे पहला आर्टिकल डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित, दूसरा आर्टिकल क्लाइमेट जस्टिस से संबंधित और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नैम की री इन्वेंशन से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। डोमेस्टिक वायलेंस में देखो ये सब चीज़ें आती हैं: फिजिकल एब्यूज़, मेंटल एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़, वर्बल एब्यूज़, इमोशनल एब्यूज़ और इकोनॉमिक एब्यूज़। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, डोमेस्टिक वायलेंस आखिरकार होता क्यों है? आपके मन में एक आंसर आया होगा जो कि सही भी है। आपके मन में आया होगा, इसका आंसर है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस होता है। लेकिन बिल्कुल स्पेसिफिक रीज़न की बात करें, पावर डिफरेंस। देखो, कोई महिला शादी करके जाती है अपने ससुराल में। फॉर एग्जाम्पल, कोई महिला है जिनका नाम है सुनीता। सुनीता की शादी होती है मुकेश के साथ। सुनीता की मदर इन लॉ है फूलवती और सुनीता के फादर इन लॉ है संसार चंद। शादी के बाद सुनीता रहने के लिए चली जाती है मुकेश के घर, जहाँ पर सुनीता के फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी रहते हैं। अब यहाँ पर देखो, पावर डिफरेंस देखने को मिलता है। पावर डिफरेंस जैसे जिस घर में सुनीता रहने के लिए जाती हैं वो घर सुनीता के लिए नया है। सुनीता काम नहीं करती, डायरेक्टली कोई अर्निंग सोर्स नहीं है सुनीता का। तो ये जो पावर डिफरेंस है ना, इसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ये एक रीज़न बनता है डोमेस्टिक वायलेंस का। सुनीता को ये भी डर है कि अगर कहीं मुझे घर से निकाल दिया गया तो पुराने घर में वापस रहने के लिए जाना पड़ेगा। इससे तो माँ बाप टेंशन में आ जाएंगे। समाज, आपको पता है हमारा कैसे है, समाज जज करता है, स्टिग्मा अटैच कर देता है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सुनीता के साथ अगर कुछ गलत होता है ससुराल में तो सुनीता सहन कर लेती है। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए 2005 में एक एक्ट आया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आप देखो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो सेक्शन 17 है वो ये प्रोविज़न करता है कि सुनीता के पास पूरा अधिकार है शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का। यानी जो घर है शादी के बाद, जिसमें मुकेश, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सब रहते हैं, उस घर में सुनीता को भी रहने का अधिकार है कानूनन। मतलब कोई डिस्प्यूट होने के बाद इन लॉज सुनीता को ये नहीं बोल सकते कि आप इस घर से निकल जाइए। ये प्रोविज़न किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 17 में। बट देखो हुआ क्या, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2005 में। उसके बाद 2007 में एक मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में सुनीता का जो अधिकार था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आने के बाद, राइट टू लाइव इन जॉइंट हाउस होल्ड का, उस अधिकार को डाइल्यूट कर दिया, कमज़ोर कर दिया। आपके मन में आया होगा, ऐसे कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में वर्डिक्ट ये दिया था कि शादी के बाद वाला जो घर होता है ना, अगर वो पति के नाम है या फिर जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है तो वाइफ जो है, यानी सुनीता, इस केस में वो क्लेम कर सकती है कि मुझे भी इस घर में रहने का अधिकार है, आप मुझे इस घर से निकाल नहीं सकते। बट अगर ये शेयर्ड हाउस होल्ड फादर इन लॉ के नाम पे है या फिर मदर इन लॉ के नाम पे है, तो फिर सुनीता रेजिडेंस राइट्स को क्लेम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2007 के जजमेंट में ये भी कहा, देखो मान लीजिए शादी के बाद हस्बैंड वाइफ काफ़ी सारे घरों में रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं ना कि सुनीता फिर ये क्लेम करेगी कि मैं कहीं भी रह सकती हूँ, जहाँ जहाँ हम रहे हैं शादी के बाद हर एक घर में रहने का मुझे अधिकार है। ऐसे तो कैओस क्रिएट हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। इस वजह से अगर देखो शादी के बाद जिस घर में सुनीता रही है वो प्रॉपर्टी अगर हस्बैंड के नाम है या फिर जॉइंट फैमिली के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो फिर सुनीता
उस घर में रह सकती है, पूरा पूरा अधिकार है सुनीता के पास से। तो आर्टिकल में कहा जाता है ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी ना 2007 में, इसमें गलती थी, क्योंकि जिस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में ये प्रोविजन किया गया था कि पावर डिफरेंस होता है, जिस वजह से महिला डोमेस्टिक वायलेंस को रेसिस्ट नहीं कर पाती, इसीलिए तो ये प्रोविजन ऐड किया गया था राइट टू रेजाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड का। बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में 2007 के वर्डिक्ट में इस राइट को कमजोर कर दिया था कि अगर प्रॉपर्टी सिर्फ हस्बैंड के नाम पे है, ज्वाइंट फैमिली के नाम पे है, तभी महिला ये राइट क्लेम कर सकती है रेजिडेंस का। बट अब 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आया है। जजमेंट का नाम है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्नॉलेज किया है, लास्ट घर मतलब वो लास्ट हाउस होल्ड जिसमें हस्बैंड और वाइफ रह रहे थे, सुनीता और मुकेश जिस घर में लास्ट टाइम रह रहे थे, उस घर में सुनीता के पास रहने का पूरा पूरा अधिकार है, चाहे वो घर फादर इन लॉ के नाम पे हो या फिर मदर इन लॉ के नाम पे हो। समझ गए? मतलब फॉर एग्जाम्पल कल यानी 25 अक्टूबर को डिस्प्यूट हो गया सुनीता और मुकेश के बीच में, और मुकेश बोलता है सुनीता को कि इस घर से आप निकल जाइए। तो वो घर बेशक किसी के भी नाम पे हो, सुनीता कोर्ट में जा सकती है, पुलिस के पास जा सकती है कि लास्ट हाउस होल्ड में मुझे रहने का पूरा पूरा अधिकार है, चाहे वो किसी के नाम पे भी हो। ये वर्डिक्ट अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हाउस होल्ड की बात कही है, मतलब डिस्प्यूट से पहले जिस घर में हस्बैंड वाइफ रह रहे थे, सुनीता मुकेश रह रहे थे, उस घर में सुनीता के पास रहने का पूरा पूरा अधिकार है। तो आर्टिकल में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल पहले की गलती को दुरुस्त किया है, ये जो वर्डिक्ट है ये सही है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। और देखो, जो हमने सिर्फ ये एग्जाम्पल्स माने सुनीता मुकेश, ये सिर्फ काल्पनिक है, सच्ची घटनाओं से इनका कुछ लेना देना नहीं है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज का कैसे इंपैक्ट हो रहा है ह्यूमन बींग्स पर, बट हम ये तो भूल ही जाते हैं, अरे भैया जानवर भी तो हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, इसकी भी तो आप बात कीजिए। कुछ दिनों पहले की ये बात है, जब हैदराबाद में बाढ़ आई तो वहां पे एक लेक है पालेचेरुवु। इस लेक में डूबने की वजह से 177 बफेलोज की और दूसरे कैटल की मौत हो गई। देखो, हैदराबाद फ्लड की वजह से लोगों पर क्या इंपैक्ट हुआ, ये खबर तो हर जगह आई, बट बहुत ही कम न्यूज चैनल्स ने या फिर न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज़ को कवर किया कि हैदराबाद में बाढ़ की वजह से 177 भैंसों की और दूसरे कैटल की भी मौत हो गई है। और भी एग्जाम्पल आप देखिए, लद्दाख में पासमीना गोट काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने ऊन के लिए। यहाँ पर पिछले 10 सालों में हजारों पासमीना गोट्स की डेथ हो गई है एक्सट्रीम विंटर की वजह से और फोडर की कमी की वजह से। ये सब क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। 2018 में केरला में फ्लड्स आई थी, उन फ्लड से 10,000 के आसपास पशुओं की डेथ हो गई। क्लाइमेट चेंज देखो, इंडिया की वाइल्ड लाइफ और डोमेस्टिक एनिमल्स को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एबनॉर्मल स्नोफॉल आज के समय में हो रहा है देश के विभिन्न इलाकों में, इसकी वजह से जो हिमालयन बियर्स हैं, इनका व्यवहार, इनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, जिसकी वजह से इनका हिबरनेशन पीरियड अब छोटा हो गया है। पहले के अपेक्षाकृत हिमालयन बियर पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं और इस वजह से हिमालयन बियर के बीच और ह्यूमन बींग्स के बीच कन्फ्लिक्ट की ज़्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं। देखो, ये क्लाइमेट चेंज संबंधित जो घटनाएं हैं, ये तो फ्यूचर में और भी ज़्यादा इंक्रीज होंगी, बट बावजूद इसके इंडिया जो है वो डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रही है। मतलब सरकार इन अलग अलग घटनाओं को आपस में जोड़ के नहीं देख रही है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। ये घटनाएं हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से,
और भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कैसे क्लाइमेट चेंज वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। जैसे देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो साइक्लोन अम्फान आया इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर इसी साल के शुरुआत में, सुंदरबंस का एक बहुत बड़ा एरिया प्रभावित हुआ था इस अम्फान साइक्लोन की वजह से। काफ़ी सारे बर्ड्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग टाइगर्स ये मारे गए थे इस साइक्लोन के दौरान। हजारों पेड़ उखड़ गए थे। असम की बात कर लीजिए, इस साल के शुरुआत में असम में जो बाढ़ आई, इसकी वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो गई, बहुत सारे एनिमल्स को माइग्रेट करना पड़ा। देखो, वैसे तो असम, बिहार और देश के कुछ इलाकों में बाढ़ हर साल आती है और ऐसा पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इन फ्लड्स की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब इससे पहले कि पिछले साल की बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो, फिर से रिहेबिलिटेशन हो एनिमल्स का या फिर ह्यूमन बींग्स का, उससे पहले ही अगले साल की बाढ़ आ जाती है, तो रिकवरी हो ही नहीं पाती। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज की वजह से विभिन्न एनिमल्स का हिबरनेशन संबंधी जो साइकिल है वो डिसरप्ट हो रहा है। अब इसके बाद एग्जाम्पल्स हैं कैसे क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट और मैरीन लाइफ को प्रभावित कर रहा है। देखो, अमेजोन में, ऑस्ट्रेलिया में, कैलिफोर्निया में फायर्स की घटनाओं पर काफ़ी चर्चा हुई कि फायर्स की जो घटनाएं हैं इन इलाकों में बढ़ती जा रही हैं। बट आप हमारे देश को भी देख लीजिए, हमारे देश में बांदीपुर में, उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स की काफ़ी सारी घटनाएं सामने आईं। फॉरेस्ट फायर सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में हमारे देश में 29,547 फायर्स की घटनाएं सामने आईं। इवन सीज में भी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये कोरल रीफ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सीज का टेम्परेचर बढ़ रहा है और मरीन हीट वेव्स भी देखने को मिल रही हैं। इनकी वजह से ना सिर्फ कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं, बल्कि कोरल्स का जो हैबिटेट्स हैं वो भी तबाह हो रहा है बहुत सारे इलाकों में। इसके बाद बात की जाती है बर्ड्स की। क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्ड्स भी प्रभावित हो रही हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है सारस क्रेन का। सारस क्रेन देखो, वैसे नेस्टिंग करता है रेन सीजन की स्टार्टिंग में, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव की वजह से और रेन पैटर्न में बदलाव की वजह से जो नेस्टिंग सीजन है सारस क्रेन का वो डिसरप्ट हो गया है और इस वजह से पूरा जो लाइफ साइकिल है वो भी डिसरप्ट हो गया है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से आपने देखा होगा कोस्टल इलाकों से बहुत सारे लोग दूसरे इलाकों में माइग्रेट कर देते हैं क्योंकि सीज में पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर जाते हैं। उसी प्रकार से एनिमल्स भी फेवरेबल हैबिटेट के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। जैसे इंडिया में एलिफेंट्स ऊपरी इलाकों की तरफ जाते दिखाई दे जा सकते हैं, जैसे हिमालयाज की तरफ। नेपाल में बार बार बाढ़ आती है, इस वजह से वन हॉर्न राइनो बह के इंडिया में आ जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है। इवन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। इन्वेसिव स्पीसीज बाकी स्पीसीज को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बाद लास्ट में बात की जाती है क्लाइमेट जस्टिस की। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब क्या है? मान लीजिए यूपीएससी ने क्लाइमेट जस्टिस पे क्वेश्चन पूछ लिया जीएस पेपर 3 में, क्या लिखोगे आप? ये डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब ये है सॉल्यूशन टू ऑल क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्राइसिस डेट आर फेयर फॉर ऑल। मतलब क्लाइमेट चेंज संबंधी जो क्राइसिस हैं उनका एक ऐसा सॉल्यूशन जो सबके लिए फेयर हो। ऐसा नहीं कि एक सेक्शन के लिए सॉल्यूशन हो बट दूसरे सेक्शन के लिए सॉल्यूशन नहीं हो। ये कंसेप्ट क्लाइमेट चेंज को देखता है डाइवर्स लेंस से, पॉलिटिकल लेंस से, सोशल लेंस से, इकोनॉमिक लेंस से, और इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को भी कंसीडर किया जाता है। अब इसी कंसेप्ट के सारे से राइटर ये कहने की कोशिश करते हैं कि देखो, जब क्लाइमेट जस्टिस की हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स की बात सिर्फ ना करें, सभी लिविंग बींग्स की हम बात करें, एनिमल्स की बात हम करें, बर्ड्स की हम बात करें। पिछले 50 सालों में एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है अर्थ पर 68% कम हो गई है। तो क्लाइमेट जस्टिस की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। हमें सीखना चाहिए ट्राइबल लोगों से। जो ट्राइबल लोग हैं वो देखो
क्लाइमेट जस्टिस के प्रिंसिपल्स को इस प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं कि उसमें लोग भी हों, नेचर भी हों, रेदर देन पुटिंग पीपल फर्स्ट। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स की बात पहले कर ली और बाद में एनिमल्स के बारे में सोचेंगे, नहीं। उसी प्रकार से क्लाइमेट जस्टिस की बात जब विभिन्न देश करें तो फिर उस समय झारखंड के एलिफेंट्स की भी बात हो, उनका भी इंटरेस्ट हो, लक्षद्वीप में कोरल्स की भी बात हो, सिटीज़ में उल्लुओं की भी बात हो, खेतों में बकरियों की भी बात हो। लास्ट में कोट है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अमृता देवी बिश्नोई के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने पेड़ बचाने की खातिर अपनी जान दे दी थी 18वीं सेंचुरी में राजस्थान में। अपनी लाइफ कुर्बान करने से पहले अमृता देवी बिश्नोई ने बोला था, सर संते रुक रहे तो भी सस्तो जैम। इसका मतलब ये है, अगर देखो पेड़ बचाने के लिए, एक पेड़ बचाने के लिए आप अपना सर कुर्बान कर देते हो, ये भी वर्थ है। तो ये कोट आप इन्वायरमेंट से संबंधित एसेज में लिख सकते हो। एथिक्स में कभी इन्वायरमेंट एथिक्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वहाँ पे भी आप ये कोट लिख सकते हो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया क्लाइमेट जस्टिस के कंसेप्ट से संबंधित। इसके बाद लास्ट हमारा जो आर्टिकल है वो नैम को रिवाइव करने से संबंधित है। मतलब राइटर ये वकालत करते हैं कि नैम को इंडिया को फिर से रिवाइव करना चाहिए, री इन्वेंट करना चाहिए। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डी राजा के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये सभी पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात की जाती है इंट्रोडक्शन की। अभी देखो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पर डिस्प्यूट है, तनाव है। इजराइल कोशिश कर रहा है पूरे के पूरे वेस्ट बैंक को हड़प लिया जाए। इजराइल के कई अरब कंट्रीज के साथ रिलेशंस भी नॉर्मलाइज हो रहे हैं। देखो 1990s में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तो उस समय फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था कि अब हिस्ट्री का एंड हो गया है। क्यों? ऐसा क्यों? फ्रांसिस फुकुयामा ने यह बात क्यों बोली? क्योंकि देखो कोल्ड वार के दौरान दो आइडियोलॉजीज के बीच लड़ाई थी, एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए। यूएसए समेत दूसरे एलाय कंट्रीज की आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म। अब देखो एक कंसेप्ट है डायलैक्टिक्स का। डायलैक्टिक्स का कंसेप्ट बोलता है जो अच्छी चीज़ है वो तो फर्दर मूव करेगी और जो घटिया चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बताया है मैंने। अब देखो कोल्ड वार के दौरान लड़ाई थी इन दोनों आइडियोलॉजीज़ के बीच कि कम्युनिज्म अच्छा है या फिर लिबरलिज्म अच्छा है। यूएसएसआर में कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हुआ, यूएसए समेत दूसरे एलाय कंट्रीज़ में लिबरलिज्म था। अब 1990 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो इसे माना गया ये तो कम्युनिज्म की हार है। मतलब डिसाइड हो गया कि जो घटिया चीज़ थी वो ख़त्म हो गई। कम्युनिज्म इंप्लीमेंट हुआ था यूएसएसआर में, यूएसएसआर टुकड़ों में बट गया, इसलिए कम्युनिज्म अच्छा नहीं था। लेकिन लिबरलिज्म वाले जो कंट्री हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़, वो तो बहुत डेवलप हो गए। तो इसका मतलब तो लिबरलिज्म की जीत हुई है और हिस्ट्री का अब एंड हो गया है, ऐसा बोला गया था फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा। इसके बाद और क्या कुछ हुआ 1990 के बाद, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। देखो कुछ समय तक तो वर्ल्ड यूनिपोलर रहा, मतलब यूएसए एकमात्र सुपर पावर रहा। लेकिन 2001 के बाद यूएसए भी कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया, खास करके 9/11 की घटना के बाद। यूएसए में काफ़ी जगह पे 2001 में टेररिस्ट अटैक हुआ था। मतलब कि जो नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, देखो पहले थ्रेट्स किन से थी? यूएसए को पहले थ्रेट थी यूएसएसआर से, यूएसएसआर के साथियों से। उस समय टेररिज्म से इतनी ज़्यादा थ्रेट नहीं थी। लेकिन 2001 के बाद यूएसए को ये रियलाइज़ हुआ कि टेररिज्म जैसी चीज़ें हैं ये नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। 2001 के बाद काफ़ी सारी यूरोपियन सिटीज़ में भी टेररिस्ट अटैक देखने को मिले। उसके बाद 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए और जो पहले बोला जा रहा था कि कैपिटलिज्म की जीत हुई है, कम्युनिज्म की हार हुई है, कैपिटलिज्म के भी काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स सामने आए। मतलब कैपिटलिज्म में क्या होता है? कैपिटलिज्म में ये साइकिल चलता रहता है ना, बूम एंड बस्ट का। कभी बूम देखने को मिलता है, कभी बस्ट देखने को मिलता है। तो ये बस्ट ही था कि 2008 में इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आए, लाखों करोड़ों लोगों की जॉब्स चली गई, लाखों करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए।
विभिन्न स्टेट्स को पैसा देना पड़ा, बड़े फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को। ऐसी सिचुएशन में वेस्टर्न वर्ल्ड को यह समझ में आया कि अच्छा ये होगा, नई ग्लोबल रियलिटीज को अब रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज को ये समझ में आ गया कि चाइना और इंडिया जैसे जो देश हैं ये भी इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और इनके साथ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर अब करनी चाहिए। तो पहले अमीर देशों का जो ग्रुप था G8 वो थोड़ा इनएक्टिव हुआ और वेस्टर्न कंट्रीज ने G20 को ज़्यादा तवज्जो देनी स्टार्ट की। G20 में तो काफ़ी सारे देश हैं ना, जैसे इंडिया, चाइना, मैक्सिको, ये सब हैं। ये सही भी था क्योंकि देखो पहले G8 वर्ल्ड की इकोनॉमी से संबंधित बड़े फैसले लेता था जिसमें कोई गरीब देश शामिल नहीं था। अब गरीब देशों के भविष्य का फैसला किया जा रहा है अमीर देशों के ग्रुप G8 के द्वारा। ये कहाँ तक उचित है? उचित नहीं था। इसीलिए G20 को तवज्जो दी जाने लगी। बट अब क्या हो रहा है? अब देखो हालात और भी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। चाइना काफ़ी बड़ा हो चुका है। चाइना काफ़ी समय से यूएस की हेजमनी को चैलेंज कर रहा है और चाइना की वजह से काफ़ी सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। इसी का नतीजा था कि चाइना और यूएसए के बीच ट्रेड वार देखने को मिला। अब एक बार फिर से वर्ल्ड बायपोलर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसी सिचुएशन देखो कोल्ड वार के दौरान थी, यूएसए और यूएसएसआर के बीच लड़ाई थी उस समय, ठीक उसी प्रकार का वर्ल्ड आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। एक तरफ यूएसए होगा, दूसरी तरफ चाइना होगा। देखो जब कोल्ड वार चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के दौरान, तो इंडिया ने किसी देश का प्रत्यक्ष रूप से साथ नहीं दिया था। इंडिया नैम का लीडर बना था। बट अब एक बार फिर से इंडिया के सामने वही डायलेमा है, क्या न्यूट्रल रहा जाए, यूएसए के साथ जाया जाए या फिर चाइना के साथ जाया जाए। लग तो साफ तौर पर ऐसा रहा है जैसे चाइना का सामना करने के लिए इंडिया की जो दोस्ती है वो यूएसए के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। यूएसए कोशिश कर रहा है चाइना के साथ यूएसए का जो कन्फ्लिक्ट है उसमें इंडिया को भी घसीटा जाए ताकि एशिया पैसिफिक रीजन में यूएसए अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ट्रेड डील्स जो साइन हुई हैं यूएसए को खुश करने के लिए, उन ट्रेड डील्स की वजह से लाखों लोगों का रोजगार गया है। बहुत मुश्किल से इंडिया की वर्किंग क्लासेस के लिए जो लेबर राइट सिक्योर किए गए थे वो कमजोर हुए हैं। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, देखो जैसी इंडिया की रणनीति थी कोल्ड वार के दौरान 1947 से लेकर 1990 के बीच, वैसी ही रणनीति अब इंडिया को अपनाने की आवश्यकता है। आज के समय में वर्ल्ड को क्या चाहिए? आज के समय में वर्ल्ड को चाहिए इंटरनेशनल ऑर्डर ऐसा हो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के प्रिंसिपल्स पर आधारित हो। इसके अलावा म्यूचुअल कंसर्न, म्यूचुअल कोऑपरेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, इन सब प्रिंसिपल्स पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। राइटर ये भी कहते हैं कोविड-19 के बाद एक बात ये देखने को मिली कि वो देश जहाँ पे हेल्थ केयर ज़्यादा पब्लिक डोमिनेटेड था, मतलब सरकार का रोल ज़्यादा था हेल्थ केयर में, उन देशों ने कोविड-19 से निपटने में अच्छा काम किया एज कंपेरिजन टू वो कंट्रीज जिनमें ज़्यादा हेल्थ केयर प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, मतलब प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल था हेल्थ सेक्टर में। उन देशों ने ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया कोविड-19 से निपटने में। तो राइटर कहते हैं 1990 के बाद का जो सीन था ना, कि जब यूएसए एकमात्र सुपर पावर था, वैसी सिचुएशन भी इंडिया को रिजेक्ट करनी चाहिए। और कोल्ड वार के दौरान जो सिचुएशन थी कि दो पोल्स थे वर्ल्ड में, वो सिचुएशन भी इंडिया को रिजेक्ट करनी चाहिए। इंडिया को अपनी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फिर से अपनाना चाहिए ताकि वर्ल्ड ऑर्डर को किस प्रकार से बनाया जा सके। वर्ल्ड ऑर्डर ज़्यादा इंक्लूसिव हो, ज़्यादा मल्टीपोलर हो, सिर्फ दो देशों की ना चले, सभी देशों की चले, जिसमें कम से कम 4-5 पोल्स हों, जैसे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये सब भी पोल्स हों यूएसए और चाइना के अलावा। तो ऐसा वर्ल्ड का निर्माण करने के लिए इंडिया को कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए और नैम को फिर से री इन्वेंट करना चाहिए। लास्ट में राइटर ये भी बोलते हैं कि देखो 75वीं जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशंस की आयोजित हुई थी, इसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को सीट दी जाए। इंडिया की जो मांग है वो वाजिब भी है। इंडिया की हिस्ट्री को देखते हुए, साइज, इकोनॉमी, पोटेंशियल को देखते हुए इंडिया को सीट मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है। बट देखो कुछ रीजन्स की वजह से
हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो थोड़े प्रभावित हुए हैं, जैसे नेबरहुड रिलेशंस। इवन पहले इंडिया मार्जिनलाइज कंट्रीज की, गरीब देशों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा उठाया करता था, लेकिन अब इंडिया ने गरीब देशों की आवाज़ उठाना कम कर दिया है। तो देखो ये राइटर का व्यू है। राइटर नैम पर फोकस देने की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जैसे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनको ये मानना है कि नैम अब रेलेवेंट नहीं है, आपको प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है, आप इमोशनल मत होइए नैम के साथ में। नैम के साथ अगर आज हम जाएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मतलब ये दो धड़ों में व्यू जो है वो बटा हुआ है। एक तरफ के एक्सपर्ट्स बोलते हैं नैम को री इन्वेंट करो, यूएसए के साथ मच जाओ, खास करके लेफ्टिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं, जबकि दूसरी तरफ के लोग, फॉर एग्जांपल एस जयशंकर, सी राजा मोहन, वो ये बोलते हैं कि नैम जो है वो एक बर्डन है अब फिलहाल इंडिया पर, इसे इंडिया को छोड़ देना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया नैम के री इन्वेंशन से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।